हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग। द लेजेंड, द थेस्पियन, द ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की बर्थ एनिवर्सरी चल रही है। इस मौके पर मेरी उनकी से जुड़ी कुछ यादें बांटने का मन किया। आखिर क्यों डरते थे सायरा बानो से दिलीप कुमार? किस चीज पे डरते थे सायरा बानो से दिलीप कुमार? ये मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये बात है बेसिकली नौशाद साहब गुजर गए थे और नौशाद एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो है उसका भूमि पूजन का प्रोग्राम था। वो हालांकि अभी तक बनी नहीं है इतने साल बाद भी, लेकिन नौशाद एकेडमी के इनॉग्रेशन के मौके पर बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था, बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, गर्मी के दिन थे। सायरा जी जो है दिलीप कुमार को, जिनको प्यार से साहब कहते हैं, सायरा जी भी उनको साहब ही कहती रही है। साहब को वो छोड़ के गई वहां पर, यहाँ पर 4 बंगले वाले ग्राउंड में उनको छोड़ा गया जहां पर एकेडमी बनना थी। तो सायरा बानो उनको छोड़ के गई। अब वहां पर जो खाने पीने की चीजें थी, वो जलेबी थे, समोसे थे और कुछ कुछ सामान था। तो यूसुफ साहब ने देखा सायरा बानो निकल गई है। अब उन्होंने प्लेट उठाई और 2 समोसे लिए और जो बड़ा वाला पंखा होता है ना वो शादी ब्याह में, उस पंखे के पीछे वो बैठे। अब मानो वो आड़ कर रहे थे दुनिया से कि भैया इस दीवार के पीछे मैं हूं, मुझे कोई ना देखे। तो वो पंखे की आड़ में बैठे गर्मी में और समोसा खा रहे थे। अब चूंकि दूसरे रिपोर्टर भी थे, सबको दिलीप कुमार की बाइट लेना थी, तो क्या किया जाए? तो मुझे कहा गया कि एक बार पूछो यूसुफ साहब। तो यूसुफ साहब से मैं गया उनके पास। मैंने कहा यूसुफ साहब मीडिया इंतजार कर रही। अरे ठहरो यार जरा 5 मिनट, खाने तो दो। फिर उनका खाना शुरू हो गया। फिर 15 मिनट निकले। फिर प्रेशर आना शुरू हो गया कि यूसुफ साहब जल्दी निकल जाएंगे, सायरा जी आएंगी तो निकल जाएंगी। तो फिर मैं 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद गया। मैंने कहा यूसुफ साहब मीडिया इंतजार कर रहा है, अब यार खाने तो दीजिए। अब उसके बाद 2 समोसे वो खा गए। फिर उनके प्लेट में 2 समोसे, फिर वो खाने लगे। ये करते करते 45 मिनट जब हो गए, तब मैंने कहा यूसुफ साहब मीडिया इंतजार कर रहा है, आप प्लीज चलिए। अब यार खाने दो, अभी सायरा आ जाएगी तो खाने भी नहीं देगी। तो सायरा जी का जो खाने पीने का कंट्रोल था उनके ऊपर, उससे दिलीप कुमार बहुत डरते थे। पेशावरी आदमी, खाने पीने का शौकीन। यूसुफ साहब खुद भी बहुत अच्छे शेफ थे। उनका मटन बनाने का अंदाज, उनका दूसरी चीजें बनाने का अंदाज, खाने पीने का भयानक शौकीन। जब लखनऊ के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस की तरफ से प्रचार भी किया, तो तकरीबन 1 महीना लखनऊ में थे और वो उस पूरे दौरान शेफ को उन्होंने बोल कर रखा था कि खाना मेरी प्रेजेंस में ही बनेगा। किस तरह से खाना बनेगा वो मैं बताऊंगा, किस तरह से मटन बनेगा वो मैं बताऊंगा। तो खाने पीने के मिजाज के शौकीन। ऐसे ही बड़ा खूबसूरत किस्सा उन्होंने सुनाया था कि ये पुणे में कोई कयानी बेकरी थी, ईरानी बेकरी। वहां के बिस्किट्स उनको बहुत पसंद थे, कयानी बेकरी के। तो एक बार वहां कहीं शूट कर रहे थे आसपास, तो उनके पास कुछ कैश भी था। वो कैश जो है वो गलती से उस काउंटर पर रह गया। और कैश अच्छा, मतलब तकरीबन 10-12 हजार का कैश था। तो जब वो निकल आए मुंबई के लिए, तो वो बेकरी वाले ने देखा, उसको समझ में आ गया कि इतना सारा कैश यूसुफ साहब के अलावा किसी का नहीं हो सकता। तो वो बेचारा पूना से मुंबई आया, पाली हिल उनके बंगलों की तरफ गया। उसने, अब ईरानी आदमी, उसने कहा कि भाई मुझे दिलीप कुमार साहब से मिलना है। तो जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई दिलीप कुमार से नहीं मिल सकता है। नहीं, बोले साहब मुझे मिलना नहीं, उनको पैसे देना है। तो बोले ये फालतू की बातें मत करो, दिलीप कुमार से कोई नहीं मिल सकता। ओ बेचारा दिलीप साहब के ही पैसे उनको चुकाने के लिए, उनको वापस देने के लिए उससे झगड़ा कर रहा था काफी देर तक। ईरानी आदमी अल्टीमेटली जब उसका गुस्सा पारे के बाहर निकल गया, तो उसने कहा ऐसा है, मैं दिलीप कुमार को देखने नहीं आया हूं। उसको देखना ही होता ना तो 25 पैसे देकर, चाराने देकर मैं सिनेमा घर में देख लेता। उनके पैसे देने आया हूं। तो ये किस्सा यूसुफ साहब बड़े हंस के सुनाते थे कि भाई एक्टर की औकात जो, शोमैन सुभाष घई साहब ने अपना एक फिल्म स्कूल खोला, विस्लिंग वुड।
विस्लिंग वुड जब खोला तो उन्होंने बहुत अच्छा रिवाज शुरू किया था कि अलग अलग जब गेस्ट आते थे तो वो वृक्षारोपण करते थे उस पूरे कैंपस में। तो यूसुफ साहब आए थे, तो चूंकि मैं सुभाष घई साहब का भी बड़ा चहेता रहा हूं और दिलीप साहब का तो कौन ही चहेता नहीं है, तो और मैं उस समय एक्टिव जर्नलिज्म रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं वहां गया। अब सब कुछ होने के बाद मेरा वही था कि ये दोनों साथ बैठ के गपशप कब करते हैं, उस पर मेरा पूरा फोकस था। मैंने सुभाष जी को बोला, मैंने कहा सुभाष जी मैं बैठना चाहता हूं कहीं कोने में। सुभाष जी ने कहा हाँ बैठ जाओ। सुभाष जी मुझसे उस समय बहुत प्यार करते थे, अब तो पता नहीं, लेकिन सुभाष जी ने कहा बैठ जाओ। और उन दोनों की गपशप जो शुरू हुई वो एक ऐसा खजाना उन्होंने मुझे दिया बातचीत में, वो अद्भुत था। वो सौदागर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पंडित ये राजकुमार पंडित एक्टर तो बड़ा कमाल था, आदमी थोड़ा अजीबो गरीब था। तुमको याद है सुभाष, जब पूरी वैन भर के कपड़े लेकर आते थे राजकुमार साहब कि यूसुफ साहब जो पहनेंगे उससे बेहतर राजकुमार को दिखना है, इसलिए पूरा उनका वैन जो है कपड़ों का भर के वो लेके आते थे। और पहले वो दिलीप साहब को देखते थे कि किस तरह से तैयार हुआ, फिर वो तैयार होने जाते थे। पूरी फिल्म में राजकुमार ने मतलब दोनों दोस्तों का किरदार कर रहे थे, लेकिन दिलीप साहब से आंखें नहीं मिलाई। कहीं एक दो जगह जहां बिल्कुल अनअवॉइडेबल ही होगा वहां पर दोनों का आई कांटेक्ट है। बचपन के दोस्तों की फिल्म जिसमें एक दूसरे का कोई आई कांटेक्ट नहीं है, तो पता नहीं सुभाष जी ने कैसे संभाला होगा। तो यूसुफ साहब की ये यादें थी जो मैं बांटना चाह रहा था। और उसके बाद कई बार मैं ईद के मौके पर, मीठी ईद के मौके पर उनके यहाँ रिपोर्टिंग करने जाता रहा। काफी सिवैया और बिरयानी वहां पर खाई मैंने। यूसुफ साहब के बारे में मैं कुछ बयान करूं, उनके एक्टिंग के बारे में, ये मेरा अधिकार नहीं है। सत्यजीत रे ने उनके बारे में कहा था कि द अल्टीमेट मेथड एक्टर, अल्टीमेट मेथड एक्टर मतलब वो जिस किरदार में घुस जाते हैं उस किरदार को वो पूरी तरह से अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। डेविड लीन उस समय के हॉलीवुड के जो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि ही इज द परफेक्ट एक्टर, द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इज दिलीप कुमार। तो और यही वजह है जो जैसा सत्यजीत राय ने कहा कि अल्टीमेट मेथड एक्टर, तो वो जो ट्रेजेडी किंग उनका नाम पड़ा, वो ट्रेजेडी फिल्में करते करते उनके ऊपर इतना असर होने लगा था चीजों का कि वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगे थे, डिप्रेशन में आ गए थे। फिर डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप थोड़ा घूम फिर आइए, कुछ हल्के फुल्की चीजें कीजिए। तो वो कंसल्टेशन के लिए लंदन गए। लंदन में जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने उनको कहा कि भाई आप इसी तरह के अगर किरदार करते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप हल्के फुल्के रोमांटिक रोल कीजिए, वो आप जज्ब कीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। फिर उन्होंने आके वो रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में करना शुरू की। तो एक एक्टर के लिए क्या लेवल के एक्टिंग के स्टूडेंट होंगे दिलीप कुमार, किस लेवल का सोचते होंगे कि फिल्म का किरदार आपके अंदर चले जाए, वो आपको बेचैन करने लगे, वो आपको मेंटली डिप्रेस करने लगे, और उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट की मदद लेना पड़े कि ये नहीं हो रहा है, ये बाहर नहीं आ रहा है। इसलिए दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी किंग। इसलिए उनको कहा जाता है वन एंड ओनली दिलीप कुमार। सो यूसुफ साहब की जन्म शताब्दी के मौके पर मैं उनको हार्दिक नमन करता हूं, और मैं ऊपर वाले का करोड़ों धन्यवाद देता हूं, करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि यूसुफ साहब से मिलने का मुझे मौका मिला, भले ही आखिरी के कुछ समय में, लेकिन यूसुफ साहब के से मिलने का मुझे मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, उनकी बातचीत सुनने का मौका मिला। तो यूसुफ साहब, आप भारतीय सिनेमा में हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, अमर रहोगे, क्योंकि आपका एक्टिंग स्टाइल कभी भी रिटायर नहीं होगा। आपका एक्टिंग स्टाइल आने वाली कई नस्लें दोहराएंगी। जैसे राज कपूर साहब ने कहा था कि हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां। तो ये जो आपकी एक्टिंग स्टाइल है, ये जो आपका अंदाज है, वो हमेशा हमेशा रहेगा। शुभ साहब, सलाम।